The new chapter name is Structure of Nucleus। सभी लोग ध्यान से सुने। पहले प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर का नाम क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रीवियस चैप्टर में हमने इस पूरे के बारे में स्टडी करी। ऐसा ही था। आज जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब आज हम केवल और सिर्फ केवल किसके बारे में सीखेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बेटा कौन कौन भरे होते हैं? मतलब पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड रहेगा। अब हमें बाहर के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। ठीक, एक जनरल स्टडी की बात कर लें। न्यूक्लियस में क्या भरे होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ये बनाया मैंने न्यूक्लियस। क्या भरे हैं इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। वेरी गुड, इतना आपको मालूम है। मतलब इस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है। और क्या मालूम है आपको इसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में और क्या मालूम? इसकी रेडियस। किसी भी न्यूक्लियस की बेटा रेडियस होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -14 मीटर। ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या होता है? इसके आगे 1 आए, 1.2 आए, 1.5 आए, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या रहेगा? ठीक, तो जिसका भी न्यूक्लियस हो, चाहे हाइड्रोजन का, चाहे हीलियम का, चाहे लिथियम का, चाहे बोरॉन का, चाहे बेरिलियम का, किसी का भी हो, सबकी रेडियस में मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 10 to the power -14 मीटर। ये क्लियर? ये जो रेडियस है ये पूरे एटम की रेडियस से बहुत छोटी होगी। सोचिए, देखो यहां से लाइन खींचो, यहां तक खींचो, तो ये रेडियस ज्यादा होगी और ये वाली लाइन कम होगी। तो जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है ये पूरे एटम की रेडियस से 10,000 गुना छोटी होती है। 10,000 टाइम्स। मतलब न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है। ये दो चीजें क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर क्या भरी हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? न्यूट्रॉन्स पर। इसके बाद रेडियस किस ऑर्डर की है? जो कि पूरे एटम की रेडियस से कितने टाइम्स छोटी है। फ्रेम क्लियर हुआ इतना? इन दोनों को मिलाकर कॉम्बाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। कंबाइंड फॉर्म में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या कहा जाता है? कितना क्लियर? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
मतलब जितने भी प्रोटॉन है वो, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो मिलाकर क्या बनाते हैं, एटॉमिक नंबर या मास नंबर? मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मिलाकर क्या बनता है, मास नंबर, जिसे हम लिखते हैं ए से। ए इक्वल होता है प्रोटॉन्स प्लस, तो बेसिक कहानी क्लियर हो गई आपको? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर समझ लो। सबसे पहले साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस की रेडियस किस ऑर्डर की है, 10⁻⁻14 मीटर। पहली। दूसरी चीज, ये पूरे एटम से कितनी छोटी है, 10,000 टाइम्स छोटी है रेडियस। तीसरी चीज, क्या भरे हुए हैं इसमें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रल। कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, और मिलकर क्या बनाते हैं, कहीं भी एक रत्ती भी डाउट नहीं। यहां एक चीज और याद रखिएगा, नोट्स में शायद नहीं है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है यूजुअली उसे नापा जाता है फर्मी में। फर्मी, FERMI। फर्मी लेंथ की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी। एक फर्मी में होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। ये नोट कर लीजिएगा नोट्स में कहीं भी। फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ and 1 Fermi is equal 10⁻⁻15 मीटर। हो गया? अब सुनिए, अब बात आती है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज का मतलब न्यूक्लियस की रेडियस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरली हम वो बात करते हैं। तो इसके लिए पहले हम जरा ये देख लें कि एलिमेंट होते क्या क्या। आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा HELI BE BCNOF NeMgAlSiP, बहुत सारे होते। ये सब क्या है, एलिमेंट। इनमें नीचे जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर Z, और ऊपर जो लिखा होता है वो होता है मास नंबर। ऐसे कुछ होता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन। केमिस्ट्री में आप ऐसे नहीं लिखते, आप लिखते H2 हाइड्रोजन, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे होते हैं,
पूरे हाइड्रोजन के एटम की। ये किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की, हाइड्रोजन के एटम की, सॉरी। वहां आप बात कर रहे होते हैं हाइड्रोजन गैस की पूरी। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फॉर्म। याद रखिएगा, जब इस तरह से लिखा जाता है तो इट इज न्यूक्लियर फॉर्म। इससे जो रिएक्शन बनेंगी उनको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वो क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे 6C12, 7N40, 8O60, बहुत सारे हैं। तो हम बात कर रहे थे साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या इन सारे एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होंगे उनका साइज सेम होगा? क्वेश्चन यहां ये आता है कि सब पे न्यूक्लियस होंगे, क्या उन सब न्यूक्लियस का साइज सेम होगा? तो कहानी क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सिंपल। स्टॉप राइटिंग, पहले सुनो। स्फेरिकल फॉर्म है तो वॉल्यूम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास नंबर, ठीक। तो यहीं से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हर एलिमेंट का जब मास नंबर अलग अलग है तो हर एलिमेंट का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम अलग अलग। जिसका मास नंबर कम है उसका वॉल्यूम कम होगा, जिसका मास नंबर ज्यादा है उसका वॉल्यूम। तो रेडियस भी ऐसे ही होगी। यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया R0। एक मिनट, गलती कर दी। पहले हम इस 4/3 पाई को इस साइड ले आए तो क्या बन जाए? ये सीधे सीधे करें, ये तो पूरा कांस्टेंट है ही। तो R³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A पावर क्यूब। यहां जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R0 A पावर 1/। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻15। ये कहानी समझाने का केवल एक ही मकसद है कि क्या हर एटम की, सॉरी, क्या हर न्यूक्लियस की रेडियस सेम होती है? जिसका एटॉमिक, सॉरी, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा। इसका मतलब ऑक्सीजन का मास नंबर है 16 और हीलियम का मास नंबर है 4। तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, हीलियम से कम होगी, हीलियम की रेडियस कम होगी। लेकिन दोनों की रेडियस जब निकालोगे तो इनटू में क्या आएगा? 10⁻⁻40। बात क्लियर? कहीं कोई डाउट इतने में? नहीं। ये वैल्यू याद रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आती है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी
ये क्या होती है? मास ऑफ अ न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम, मास नंबर ए। एक मिनट, सबसे पहले तो न्यूक्लियर डेंसिटी होती क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। न्यूक्लियर डेंसिटी रो इक्वल मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। अब हम इन दोनों की वैल्यू देखें जरा क्या है। तो पहले हम बात कर रहे हैं मास ऑफ न्यूक्लियस की, बहुत ध्यान से सुनना। ए क्या था? ए क्या था? मास नंबर, मास नहीं था, मास नंबर। मतलब एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये कौन बताता है? ए। अब उन प्रोटॉन्स और उन न्यूट्रॉन्स का मास कितना है, ये कैसे पता लगाएं? तो एक यूनिट होती है AMU, जिसके बारे में पहले समझ लो, बाद में इजी रहेगा बेटा। जितने भी ये हल्के हल्के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इनको मेजर करने के लिए, इनके मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम या ग्राम काम नहीं आते। जनरली हल्के पार्टिकल्स के मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है AMU, जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। जितने भी हल्के पार्टिकल्स हैं उनके मास का मेजरमेंट किसमें किया जाता है? ए। 1 AMU इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कीज। ठीक है, अब सुनिए, ये मैंने क्यों बताया आपको। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं? एक एटम में कितना, एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं? मास नंबर ही तो होता था ये। तो उस एटम का मास क्या, उस न्यूक्लियस का मास क्या होगा? ए इंटू जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो वो सारे इकाई में चेंज हो जाएंगे मास में। मान लो 50 है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो काय में आ गया? ये केजी में। केजी में आ गया तो ये क्या बन गया? तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? A इंटू 1.6 इंटू इतना। क्लियर?
अब बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। अभी अभी हमने प्रूव किया आर किसके बराबर है? आर किसके बराबर है? आर नॉट ए पावर 1/3। यही है। इस क्यूब को अंदर लाओ, अंदर लाओगे तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ये आपकी समझ में आया? कोई डाउट नहीं? अब ये दोनों वैल्यूज रखो यहां, तो ऊपर क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉल्व। आदत वही है। नीचे क्या आएगा? 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो हमने देखा ए से ए हो गया कैंसिल। यही हमारा मेन मकसद था। ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो सब कॉन्स्टेंट्स हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵। इसकी 22/7 या 3.1। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो भी आएगी 2.97 इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के हर न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी, क्योंकि इसमें कहीं भी ए नहीं, तो जो मुझे प्रूव करना था वो यही है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मास नंबर। अलग अलग मास नंबर होंगे तो अलग अलग रेडियस होगी। लेकिन जितने भी न्यूक्लियस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी कैसी होती है? न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए, ये सबका कैसा होता है? कहीं कोई डाउट? आज का टॉपिक यहीं तक, कल दर्शन दीजिए।